जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में और अपने अपने एम्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। आइए आज हम लोग एक नया सेशन का स्टार्ट करते हैं और ये सेशन आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है भूगोल। जियोग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए थोड़ा सा कुछ आधारभूत चीजें जो है उनको पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको रटाना नहीं कि आप रट लेंगे और कोई एग्जाम ऐसे क्लियर करेंगे। अब वो परंपरागत जो तरीके थे परीक्षा के वो सब बदले जा चुके हैं, तो नए तरीके से कहीं ना कहीं हमें तैयारी करनी होगी और अपने आप को अपडेट भी करना होगा। भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपका है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी, और एक है भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। अब इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये लगभग 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे इंडियन जियोग्राफी के, और लगभग 20% क्वेश्चन आपके विश्व के भूगोल से पूछे जाते हैं। लगभग 80% प्रश्न आपके भारत के भूगोल से होंगे और लगभग 20% प्रश्न आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से, विश्व भूगोल से पूछे जाएंगे। लेकिन अब चूंकि वेटेज तो इनका ज्यादा है ही, लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले आपको इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनको नहीं समझ लेंगे तब तक इन्हें समझने में आपको दिक्कत होगी, या यूं कह लें तो आपको रटना पड़ेगा। इसमें विश्व स्तर पे जब हम जानकारी लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है? अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसको पढ़ेंगे, और भूकंप पढ़ेंगे और ज्वालामुखी पढ़ेंगे। इस तरीके से जो भी चीजें हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, उनको पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और अन्य जो चीजें हैं उनका अध्ययन हम लोग इसी टॉपिक में करेंगे। भाई जब तक हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि भारत जो है किस अक्षांश में स्थित है? नहीं बता पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि लोग काले होते हैं, क्या कारण है लोग गोरे होते हैं, क्या कारण है कि कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं? तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो वो उस स्थान के भौतिक स्वरूप पे जो है निर्धारित होता है। तो इन सब का अध्ययन जो आपको मिलेगा वो इस टॉपिक से मिलेगा, अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा। तो आइए आज का पहला टॉपिक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे बेसिक जानकारी से। तो आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और चाहे तो आप बार बार वीडियोस देख करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। विश्व के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं अक्षांश यानी लेटीट्यूड। अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड को पढ़ रहे हैं। गर्मी बहुत है, परेशानी है, ठीक है। अक्षांश, अब इनको हम लोग समझते हैं कि क्या हैं, कितने हैं, इनका क्या महत्व है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो हम पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर उसी की मदद से हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छा फिगर नहीं बना है, लेकिन इतना बना है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहां से दो भागों में काट देते हैं। ये आपको मान के चलना है कि ये आपका ग्लोब है। इसको दो भागों में काट देते हैं। तो रीजनिंग में आप पढ़ते हैं ना, ऊपर वाला भाग होता है उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे वाला साउथ यानी दक्षिण,
इधर होता है आपका ईस्ट यानी पूरब, और इधर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो अब ये दो भागों में कट गया, तो ऊपर का भाग होता है उत्तर और नीचे का भाग होता है दक्षिण। यानी ऊपर के भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, इस पूरे भूमि को दो भागों में बांटा गया, इसलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। कहेंगे इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। तीनों आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी याद रखेंगे, नहीं कोई नहीं, तीनों याद रखेंगे। 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो नामकरण कर देते हैं इसका, ये आपका 0 डिग्री लाइन। ठीक, अब इसके ऊपर और इसके नीचे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है, कुछ रेखाएं हम लोग खींच लेते हैं समझने के लिए। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। जीरो डिग्री रेखा को थोड़ा अलग कर देते हैं डिफरेंट कलर से। अब आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर भी और विषुवत रेखा के नीचे भी दोनों ओर लाइंस बने हुए हैं। अब यहीं से हमारी स्टोरी जो है वो प्रारंभ होती है। पहली बात आती है कि आखिर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कुल कितनी रेखाएं इस पर खींची हुई हैं। तो कुल मिला करके 90 रेखाएं यहां से यहां तक होती हैं और 90 रेखाएं यहां से यहां तक होती हैं। यानी 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और एक रेखा जो बीचों बीच में होती है यानी कि 0 डिग्री रेखा। तो इस तरह से कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है। अब यहां से और चीजों का अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए, मेरा मकसद है कि आप रटे बिल्कुल ना, बारीकी के साथ इनको समझ लें। कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, 0 डिग्री रेखा यानी कि विषुवत रेखा। 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा सबसे बड़ी है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर रेखाएं क्या होंगी, छोटी होती जाएंगी। यानी इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, छोटी होती जाती है। देखिए, ये इतना बड़ा, फिर इतना और ऊपर और छोटा हो गया। तो अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर मतलब चाहे ऊपर चाहे नीचे, अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, जो लेटीट्यूड लाइंस हैं वे क्या होंगी, छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। या कह सकते हैं कि जो अक्षांशीय वृत्त हैं वे कैसे होंगे, छोटे होते जाएंगे। अक्षांशीय वृत्त कैसे होंगे, वे छोटे होते जाते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट समझते हैं। बिल्कुल आप इनको नोट करते रहिएगा। अब एक बात देखो, इसको कहते हैं 0 डिग्री लाइन। इसके जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो अंश बढ़ते जाते हैं। आप पढ़ते हैं ये 0 डिग्री लाइन है, इसको मान लेते हैं कि ये 5 डिग्री है, इसको मान लेते हैं ये 10 डिग्री है,
इसको मान लेते हैं 23.5 डिग्री है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये 30 डिग्री है, इसको मान लेते हैं ये 35 डिग्री है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये 66.5 डिग्री है। इसी तरह इधर भी रहेगा कि ये 5 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यहाँ पर और लाइंस बना सकते हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 35 डिग्री और ये आपका 66.5 डिग्री। तो एक बात हमने देखा कि अंश क्या है, वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। 0 था, 5 हुआ, 10 हुआ, 23, 30, 35, 66 और इस तरह यहाँ पहुंच के 90। इसी तरह यहाँ पहुंच के भी 90 हो जाएगा। यानी कि जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं, लेकिन अक्षांशीय कोण क्या है, वो बड़े होते जाते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांशीय कोण है वो क्या होंगे, लैटिट्यूड एंगल्स हैं वो क्या होंगे, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। ये चीजें आपके समझ में आ गई, दो चीजें, कि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशीय कोण बढ़ते हैं और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। आगे आइए देखते हैं। अब ये रेखाएं इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर स्थित हैं। कहने का मतलब है कि एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो एक अक्षांशीय रेखा से दूसरे अक्षांशीय रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगी, 111 किलोमीटर। यानी इसके 111 किलोमीटर बाद ये आएगा, इसके 111 किलोमीटर बाद ये आएगा, इसके 111 किलोमीटर बाद ये आएगा। इस तरह से ये स्थित होते हैं। तो इतनी चीजें आपके समझ में आ गई हैं कि कुल कितनी संख्या होती है, 181। कितने किलोमीटर दूरी पर रेखाएं बनती हैं, तो 111। ऊपर जाने पर क्या होता है, तो अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं, नीचे जाने पर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। अक्षांशीय कोण क्या होंगे, तो वे बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। आप फिगर पे देखिए, 0 से 10 डिग्री ऊपर की ओर और 0 से 10 डिग्री नीचे की ओर। तो जीरो लाइन मेरा ये है, इसके 10 डिग्री ऊपर की ओर मतलब यहां तक, तो 10 डिग्री यहां तक हो गया, यानी ये इतना ऊपर की ओर। और 0 से 10 डिग्री नीचे की ओर, यानी कि 10 डिग्री लाइन हमारा नीचे ये है, यानी कि यहां तक। ये इतना भाग, इनको समझते हैं। ये जो भाग है विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच में है। ऊपर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, जो ऊपर की ओर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो ऊपर है उसको हम बोलेंगे कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री नीचे था इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे जो रेखा है वो क्या है, मकर रेखा और कर्क रेखा। और इन भागों में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में बहुत गर्मी होती है। कारण क्या है, क्योंकि इन भागों में, यहां से लेकर इन भागों में सूर्य जो है, यहां से लेके और आपका इन भागों में सूर्य जो है वर्ष के अधिकांश हिस्सों तक चमकता रहता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य अधिकतर लंबवत चमकता रहता है, सूर्य अधिकतर लंबवत चमकता रहता है, जिसके कारण इस भाग में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। जिसके कारण इस भाग में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी होती है,
इसी कारण इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं, कौन सा नाम? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय पेटी बोलते हैं इसको। तो उष्णकटिबंधीय पेटी कहाँ होती है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, यानी उत्तरी गोलार्ध 23.5 से दक्षिणी गोलार्ध 23.5 के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित होते हैं। ये बहुत गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ष के अधिकांश हिस्सों में सूर्य की किरणें इन पे लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें इन पर लंबवत पड़ती रहती हैं। तो लंबवत पड़ती हैं तो इस भाग में सूर्यातप अधिक होता है, मतलब सूर्य का तापमान अधिक होता है। अब एक फायदा देखो कि अगर तापमान अधिक है तो उस जगह पर वाष्पन की क्रिया यानी वेपोराइजेशन जो है वो अधिक होगा। वाष्पन अधिक होगा तो वहां पे वर्षा अधिक होगी, क्योंकि वाष्प बन के ही तो पानी उड़ता है ना, फिर कंडेंसेशन के द्वारा वापस होता है पृथ्वी पे। तो इस भाग में ताप अधिक है तो वाष्प अधिक बनेंगे, वाष्प अधिक बनेंगे तो वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पर खेती अधिक होगी, यहाँ पर वन अधिक होंगे। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके निकल गए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब सबसे अधिक वर्षा होती है तो सबसे अच्छी खेती भी यही होगी। तो विश्व में सबसे अच्छी खेती कहाँ होती है या सबसे उन्नत किस्म खेती कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं या किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसी भाग में पाए जाएंगे सबसे अधिक वर्षा वाले वन। अब एक बात सोचो कि अब जब यहाँ वन अधिक पाएंगे तो वन्य जीव भी अधिक पाए जाएंगे। अगर वन अधिक पाए जाएंगे तो वन्य जीव भी अधिक पाए जाएंगे, और जब वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो इन क्षेत्रों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी कि भूगोल की भाषा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हॉटस्पॉट क्षेत्र एक मिलता है, आप ईबीएस में पढ़ते हैं, हॉटस्पॉट फील्ड। विश्व में कुल मिलाकर के कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो लगभग 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, और इस 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र में से 18 हॉटस्पॉट क्षेत्र अकेले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी प्री की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से और सभी परीक्षाओं के लिए, कि विश्व के अधिकतम जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व के अधिकतम हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इस 18 हॉटस्पॉट क्षेत्र में से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है वो भारत में पाया जाता है। इस 18 में से 4 भारत में पाया जाता है। कौन कौन सा? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन और पूर्वी हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, तो ये इतने भाग जो है यहाँ पर हमको जानकारी मिल जाती है। अब हम मुख्यतः बात करने जा रहे थे, आपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देख लिया है, अब हम बात करने जा रहे थे 0 से 10 ऊपर और 0 से 10 नीचे। विषुवत रेखा से 10 अंशांश ऊपर और 10 अंश नीचे के बीच में क्या होता है? तो चूंकि हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। तो ध्रुव है तो यहाँ पर बर्फ जमे होते हैं, ध्रुव है तो यहाँ पर बर्फ जमे होते हैं, मतलब यहाँ पर ठंडी होती है। एक बात और जान लीजिए कि जहां पर ठंडी होगी, जहां पर ठंडी होगी वहां पर वायुदाब अधिक होता है। जहां पर ठंडी होगा, जहां पर ठंडी होगा तो वायुदाब क्या होगा? एयर प्रेशर वो अधिक होगा। और जहां पर गर्मी होती है वहां पर वायुदाब क्या होगा? वो कम होता जाता है। अब आप बताइए कि इस पूरे भाग में
किधर से किधर जाएं तो वायु दाब कम होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यही तो गर्मी ज्यादा है, यहाँ तो गर्मी ज्यादा है, तो इस भाग में आने पर वायु दाब क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस 0 से 10 डिग्री के बीच ऊपर और 10 डिग्री के बीच नीचे, इनको हम नाम देते हैं, इस इतने भाग को हम नाम देते हैं शांत पेटी या डोलड्रम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डोलड्रम क्या है या शांत पेटी किसे कहते हैं। तो विषुवत रेखा के 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे, विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं जान लेते हैं थोड़ा सा। दरअसल इन भागों से होती हुई हवाएं इधर की ओर चलती हैं, इन भागों से होती हुई हवाएं इधर की ओर चलती हैं, तो जब ये हवाएं इस क्षेत्र में पहुंचती हैं, ये हवाएं जब इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो इसका तापमान बहुत अधिक गर्म होता है, इसका तापमान बहुत अधिक गर्म होता है। तो तापमान जब अधिक है, गर्म जब अधिक है, तो वायु दाब क्या होगा, बहुत कम हो जाता है। वायु दाब क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस भाग में जब हवाएं ऊपर से आती हैं तो इस भाग में गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। गर्म होने के बाद हवाओं का घनत्व कम होगा और वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो जब हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी तो इस भाग में क्या होगा, जो वायु का दबाव था वो कम हो जाएगा, यानी इस क्षेत्रों में वायु दाब निम्न होता है। तो वायु दाब जब निम्न होता है तो हवाएं सामान्यतः नहीं चलती हैं, इसी कारण इसको शांत पेटी कहते हैं या डोलड्रम कहते हैं। ये बात समझ में आ गया है कि डोलड्रम या शांत पेटी क्या है। तो विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के बीच का जो क्षेत्र है उसका वायु दाब निम्न होता है, क्योंकि वहां पे गर्मी अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं आपस में मिल जाती हैं, आपस में अभिसरण करती हैं और ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिससे वायु दाब कम हो जाता है, इसीलिए इसको शांत पेटी कहते हैं। समझ में आ गया है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये है 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा। 23.5 डिग्री का आपका कर्क रेखा और 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा है। इनके आगे हम लोग अध्ययन अगले वीडियोज में करेंगे। उम्मीद है इतना आपको पसंद आया होगा। आप इसे एक बार फिर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि भूलने जैसी चीजें ना रहे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।